नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। तो देखिए, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था परमाणु और उसकी संरचना। परमाणु एवं परमाणु संरचना, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने परमाणु और उसका अर्थ बता दिया था, और कुछ परमाणु के मॉडल थे वो मैंने आपको उस समय बता दिए थे। उन मॉडलों के बारे में बता दिया। तो आज से आगे चर्चा करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि परमाणु क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। और परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य जो कण होता है या एकाग्र जो कण होता है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये बात हो गई थी, इसकी परिभाषा हो गई थी। उसके बाद परमाणु सिद्धांत या कुछ मॉडलों के बारे में चर्चा की थी। परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल्स के बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे पहला मॉडल हमने पढ़ा था डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन का पढ़ा था, 1860 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ की इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। इन्होंने कहा था पदार्थ की इकाई क्या होती है? परमाणु होती है, जो कि कैसी होती है? अविभाज्य होती है, जो कि अविभाज्य होती है। और भी इसके मेन पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए थे। उसके बाद डाल्टन के बाद आया था थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने दिया था 1898 में मॉडल। थॉमसन के मॉडल की दो खास बातें जो हमें ध्यान रखनी है, एक तो इसे क्या कहा जाता है? प्लम-पुडिंग मॉडल कहा जाता है। दूसरा, भारतीयों के हिसाब से इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में कहा गया था कि परमाणु कैसा है? एक धनावेशित गोला है। परमाणु कैसा है? धनावेशित गोला है, जिसमें समान मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वितरित रहते हैं। और परमाणु की त्रिज्या इन्होंने बताया कि 10 मीटर होती है। तो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मिठाई है, उससे इसकी तुलना की थी कि प्लम तो इसमें बताया था धनावेशित भाग है, पुडिंग इसमें बताया था धनावेशित भाग है। तो ये धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इसकी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या होगी 10 मीटर। और भारतीय के हिसाब से समझने के लिए तरबूज से इसकी तुलना की थी, इसलिए तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ये सारी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब उससे आगे की चर्चा हम करते हैं अगले मॉडल की। तो देखिए, तो देखिए, एक तो हो गया डाल्टन का सिद्धांत। उससे पहले थॉमसन भी आया। तो कणाद का आया था डाल्टन का, फिर थॉमसन का। और उसके बाद थॉमसन के बाद जो वैज्ञानिक हमारा आया है उसका नाम है रदरफोर्ड का सिद्धांत, रदरफोर्ड मॉडल। ये आया था, ये लगभग दिया था 1911 ईस्वी में आया था। 1911 या 1913 लगभग ईस्वी में ये मॉडल दिया गया था। इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था। ये वाला जो मॉडल था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था, ये वाला मॉडल। दूसरी बात, इसमें सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया गया था, सोने की पन्नी का। और सोने का लैटिन नाम है ऑरम, और ऑरम का प्रतीक है ए। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था। इसमें सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया था। सोने ऑरम, और ऑरम का प्रतीक होता है एयू। आधुनिक रासायनिक एयू से इसे प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा प्रश्न ये आता है इसमें कि अल्फा कण क्या होते हैं? तो जो अल्फा कण होते हैं तो हीलियम के द्विधनावेशित जो कण होते हैं, धनावेशित जो कण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हीलियम के द्विधनावेशित कणों को क्या कहा जाता है? अल्फा कण कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। इन्हें प्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है। देखिए, इस प्रकार से इन्हें प्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से। तो हीलियम के द्विधनावेशित जो कण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्फा कण कहा जाता है। तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था। इसमें सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया गया। और अल्फा कणों का मतलब होता है हीलियम के द्विधनावेशित जो कण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्फा कण कहा जाता है। ये इसकी खास बात है। डाल्टन, उसके बाद थॉमसन, रदरफोर्ड का सिद्धांत है, और उसके बाद आता है नील्स बोर का सिद्धांत। और देखिए इसकी क्या क्या खास बात थी। देखिए, ये थी उसका। और दूसरी इसमें क्या कहा था
इस बार जो रदरफोर्ड के मॉडल है, इस मॉडल को क्या कहा जाता है, इसके अन्य नाम है, इसे सौर मॉडल कहा जाता है, या इसे ग्रहीय मॉडल कहा जाता है, या इसे नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। ये इसके क्या है, अन्य नाम है इस मॉडल के। तो इस मॉडल को सौर मॉडल कहा जाता है, ग्रहीय मॉडल कहा जाता है और नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। तो इस सिद्धांत पे क्या है, अन्य नाम है। क्योंकि इस मॉडल में क्या कहा था कि किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, उस केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार ये बताया गया था कि किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग है उसे नाभिक कहा जाता है, और अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। उस खोखले भाग में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। तो खोखले भागों को क्या कहा गया, कोष कहा गया, यानी क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा गया था, जो सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। तो आपने देखा होगा, जैसे कि छोटी क्लास पढ़ा होगा आपने कि जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसलिए सौर मॉडल भी कहते हैं, ग्रहीय मॉडल कहते हैं और नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। क्योंकि इस मॉडल द्वारा किसकी खोज की गई थी, नाभिक की खोज की गई थी। तो नाभिक की खोज की गई थी, तो ध्यान रखना है कि नाभिक की खोज इस मॉडल के द्वारा की गई थी, और इस वैज्ञानिक का नाम क्या था, रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। नाभिक क्या होता है, किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चारों ओर से चक्कर लगाते हैं। तो पेपर की दृष्टि से हमें क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, ये वाला मॉडल अल्फा कण विकिरण प्रयोग पर आधारित था। दूसरी बात, इसमें सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया गया। और तीसरी बात, अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के विरुद्ध धनाभिषिक्त जो कण होते हैं उन्हें अल्फा कण कहा जाता है। इस मॉडल के अन्य नाम, इसे सौर मॉडल, ग्रहीय मॉडल या नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल की खास बात क्या है कि किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और इस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथों में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जो वृत्ताकार पथ हैं, ये जो वृत्ताकार पथ हैं, इन वृत्ताकार पथों को क्या कहा जाता है, कोष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। एक इन्होंने ये कहा था कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है वो कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। कोई भी परमाणु है उसका जो कुल द्रव्यमान होगा, इस परमाणु के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग कहाँ इकट्ठा होता है, नाभिक में केंद्रित रहता है, नाभिक के अंदर समाया हुआ रहता है जितना भी द्रव्यमान होता है। बाकी का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है, और उस खोखले भाग में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये नाम रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा कहा गया था। तो पेपर दृष्टि से इसके अन्य नाम हमें ध्यान रखना है। अल्फा कण क्या होता है, ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। और सोने की पन्नी का इसमें उपयोग किया गया है, क्योंकि सोने की जो तन्यता होती है वो अधिक होती है, तो सोने में तन्यता के गुण की वजह से इस प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया गया था कि जैसे कि सोने की एक जैसे पतली पन्नी ली गई, और इस पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या की गई थी, बौछार की गई थी। तो बौछार करने के बाद कुछ कण टकराकर वापस आ जाते हैं, कुछ कण क्या होते हैं, आर पार निकल जाते हैं। तो वो था हमारा अल्फा कण विकिरण प्रयोग। लेकिन हमारे पेपर की दृष्टि से इस कंपटीशन में ये मेन बातें जो हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, और प्रयोग अलग है। तो देखिए थोड़ा समझ लेते हैं इस प्रयोग को भी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखिए देखिए क्या था कि इस प्रकार से सोने की पन्नी ले ली, मान लीजिए सोने की पन्नी हो गई, और इस सोने की पन्नी पर यहाँ पर किसी यंत्र की सहायता से अल्फा कणों की क्या की गई थी, बौछार की गई थी। लगभग 20,000 अल्फा कणों की क्या की गई, बौछार की गई, अल्फा कणों की बौछार की गई, यानी कि सोने की पन्नी पर क्या हुए, दागे गए। दागने के बाद एक कण ऐसा था जो बिल्कुल मध्य के भाग से टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाता है, बिल्कुल बीच के भाग से टकराकर उसी दिशा में आ जाता है। तो उसके आधार पर ये प्रयोग के आधार पर सारी की सारी बातें उन्होंने की थी। लेकिन हमारे कंपटीशन की दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एकेडमिक में हमारे जरूरी काम का हो सकता है। देखिए आगे, तो ये था हमारा
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसके लिए ध्यान रखने योग्य बात है, इसे नाभिकीय मॉडल कहा जाता है, सौर मॉडल कहा जाता है और ग्रहीय मॉडल जिसे कहा जाता है। इसमें अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित है। अल्फा कण क्या होता है ये ध्यान रखना है। और इसमें किस धातु की पन्नी का उपयोग किया था, तो सोने की पन्नी का इसमें उपयोग किया गया था। ये हमें बातें ध्यान रखनी है। आगे आता है नील्स बोर का सिद्धांत। नील्स बोर का सिद्धांत जो हमें क्या करना ध्यान रखना, ये लगभग दिया गया था 1917 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या किया था, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए दिया गया था। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए दिया गया था। हाइड्रोजन परमाणु को समझाने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए दिया गया था। इसकी कुछ खास बातें थी, इसके कुछ गुण थे। देखो क्या क्या गुण थे। इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, उस केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार रूप से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार पथों को क्या कहा जाता है, वृत्ताकार पथों को क्या कहा जाता है, कोष कहा जाता है या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है ऑर्बिट कहा जाता है। इन कोषों को अंग्रेजी वर्णमाला के कोषों को अंग्रेजी वर्णमाला के KLMN और डॉट डॉट आगे इस प्रकार चलता जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के KLMN से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो कोष है KLMN, कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है। कोषों में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सूत्र होता है 2n²। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो कोषों को अंग्रेजी वर्णमाला के KLMN से क्या किया गया था, प्रदर्शित किया गया था। और किसी भी कोष में चाहे K कोष हो, L कोष हो, M कोष हो या N कोष हो, कोई सा भी कोष हो, उन कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² सूत्र के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। या 2n² सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, जो हमें ध्यान भी रखनी है। देखिए मान लीजिए हमें K कोष में निकालना है इलेक्ट्रॉन, किसमें निकालना है, K कोष में। K कोष में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमारे पास सूत्र है 2n²। तो K के लिए n का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे कितना आगे, 2 आगे। तो K में 2 आगे। ऐसे L में कितना आ जाएगा, L के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 2 4, 4 2 8, इसमें 8 आगे K L M और N। N में कितने आ जाएंगे, 3 3 4 9 9 2 18। और N में कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। ऐसे हम लगातार आगे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और N में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, जो इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हम 2n² फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार से आती है। अगर हम भूल जाते हैं तो सीधा ध्यान रख सकते हैं, K में 2 आते हैं, L में 8 आते हैं, M में 18 आते हैं, N में क्या आते हैं, 32 आते हैं। ठीक है, जो हमें ये ध्यान रखते हैं। दूसरा इन्होंने ये खास बात कही थी जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से। और भी इसकी कई बात है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही पथ में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और एक ही पथ में जब वो चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय इसकी ऊर्जा में न तो परिवर्तन होता है, यानी न तो कम होती है, नहीं ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक बात ही ध्यान रखनी हमें। एक इन्होंने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से कहाँ जाता है, निम्न कोष से उच्च कोष में जाता है, निम्न से उच्च कक्षा में जाता है। निम्न से जब उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करता है। ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। और जब वो निम्न से कहाँ आता है, उच्च से कहाँ आता है, निम्न में आता है। उच्च से कहाँ आता है, निम्न में आता है, तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये इस मॉडल की कुछ खास बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है।
और एक और खास बात इसने इम्पोर्टेंट बताई थी, वो क्या थी कि जो भी कोष होते हैं, ये कोष कैसे व्यवस्थित होते हैं, कोष सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। जो इस मॉडल के द्वारा इन्होंने जो खास बात बताई थी, ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक तो खास बात ये कोष कैसे होते हैं? सकेंद्रीय होते हैं। कोषों को, जो भी कोष हैं, उन्हें KLMN से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। KLMN से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी खास बात, कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 2n² से ज्ञात कर सकते हैं। एक खास बात ध्यान रखते हैं। दूसरा, केंद्रीय भाग, परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सकेंद्रीय पथों में, वृत्ताकार पथों में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक ही पथ में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है, नहीं अवशोषण होता है। तो ये हमारे पेपर के लिए जो बातें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। और एक और बात इन्होंने कही थी, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पथों में चक्कर लगाता है जिनमें इनका कोणीय संवेग, जो कोणीय संवेग होता है NH/2π, उसका क्या होता है? ये पोल गुणज होता है। कोणीय संवेग MBR होता है जो NH/2π के बराबर, या इसका क्या होता है? पोल गुणज होता है। एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है, जो हमें पेपर के लिए ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पथों में चक्कर लगाता है जिनमें इनका कोणीय संवेग MBR NH/2π के बराबर, या इसका क्या होता है? गुणज होता है। उन्हीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। ये कुछ खास बातें नील्स बोर ने बताई थी। ठीक है भाई, अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे कुछ खास मॉडल थे जो हमें क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। देखिए भाई, तो पहले जो मैंने अब तक जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों के द्वारा क्या पहले ये कहा गया था कि परमाणु कैसा अविभाज्य होता है, डॉल्टन ने कहा था, कणाद ने कहा था। लेकिन परमाणु के जो आधुनिक सिद्धांत दिए गए, जो जितने भी मैंने अब बताए आधुनिक सिद्धांत, थॉमसन का सिद्धांत है, रदरफोर्ड का सिद्धांत है, नील्स बोर का सिद्धांत है, ये परमाणु कैसे हैं? आधुनिक सिद्धांत है। तो क्या यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि परमाणु के आधुनिक सिद्धांतों द्वारा, आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार जो परमाणु अभी तक कैसा था? अविभाज्य कण था। तो परमाणु कैसा हो गया? विभाजित हो गया। परमाणु को क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। यानी परमाणु कैसा नहीं रहा? अविभाज्य नहीं रहा। परमाणु कैसा है? विभाजित है, विभाज्य कण है। तो परमाणु को जब विभाजित करते हैं तो परमाणु में 3 कण आते हैं। इन 3 कणों को निकल के मुख्य रूप से आते हैं, क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं या मूलभूत कण कहते हैं। इनको मौलिक कण कहते हैं, मूलभूत कण कहते हैं। तो परमाणु को पहले ये बोला गया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, वैज्ञानिक आते चले गए, उन्होंने खोज करते चले गए, और करने के बाद जो आधुनिक सिद्धांत दिए गए तो उन आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार ये कहा गया कि परमाणु कैसा होता है? विभाज्य होता है। यानी कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो परमाणु को 3 मूलभूत कणों में या 3 मौलिक कणों में विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को 3 कणों में विभाजित करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक कण क्या कहा जाता है, या परमाणु के मूलभूत कण कहा जाता है। वो मौलिक कण या मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन, और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो ये परमाणु के क्या होते हैं? मूलभूत कण होते हैं, जो किसी भी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो परमाणु में 3 मौलिक कण, पूछा जाए कि परमाणु में कितने मूलभूत या कितने मौलिक कण होते हैं जिनसे मिलकर परमाणु बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन 3 कणों से मिलकर परमाणु बना होता है। ये परमाणु के मौलिक कण या मूलभूत कण कहलाते हैं, जिनके बारे में हमें यहाँ पर आगे अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए आगे अब एक एक करके हम अध्ययन करेंगे परमाणु के मूलभूत कणों के बारे में। जो मौलिक कण हैं उनके बारे में हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, देखो एक बात तो जो ध्यान रखनी है, देखो परमाणु पहले तो कैसा था? अविभाज्य था, लेकिन परमाणु जब बाद में कैसे हो गया? विभाज्य हो गया। परमाणु को क्या मान लिया गया?
विभाज्य मान लिया गया, परमाणु विभाज्य हो गया। तो परमाणु के छोटे छोटे कणों से मिलकर जब विभाज्य हो गया तो विभाज्य का मतलब परमाणु छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवपरमाण्विक कण कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, अवपरमाण्विक कण कहते हैं। तो देखिए जब परमाणु को क्या मान लिया गया, विभाज्य मान लिया गया, तो विभाज्य का मतलब डिवाइड हो गया, छोटे छोटे कणों में से डिवाइड कर दिया और ये मान लिया कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, अवपरमाण्विक कण कहा जाता है। तो यहाँ से एक सवाल ये भी आता है कि अपरमाण्विक कण क्या होते हैं। तो परमाणु जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अपरमाण्विक कण कहा जाता है। और वो अपरमाण्विक कण वही है जो मैंने मौलिक कण आपको बताए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और कौन सा है, न्यूट्रॉन है। तो इन्हें अपरमाण्विक कण भी कहते हैं या इनके मौलिक कण भी कहते हैं या इन्हें क्या कहा जाता है, मूलभूत कण भी कहते हैं। लेकिन मुख्य कण ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी होते हैं, पॉजिट्रॉन होता है, इस प्रकार के जो कण हैं तो ये कण भी से परमाणु से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखिए अब इनके बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। तो सवाल यही था कि अपरमाण्विक कण किन्हें कहते हैं। तो परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, अपरमाण्विक कण कहा जाता है। इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पर अध्ययन करना है। आज इसी में हम लगातार आगे चलेंगे। तो इन्हें मौलिक कण, मूलभूत कण या अपरमाण्विक कण भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे इन मूलभूत कण या मौलिक कणों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।